आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, आज हम मैथ्स का नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपके काफी सारे टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे आपका नंबर्स के बारे में कि किस तरह से उनका वर्गीकरण या विभाजन किया गया है। अब ये क्यों जरूरी है आपके लिए? आपको लगेगा शायद बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। देखिए बच्चे, एग्जाम में जब इनमें से कुछ शब्द आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे तो हो सकता है आप लोगों को डिफिकल्टी हो समझने में क्वेश्चन को कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो उसके लिए आपको जरूरी है बेस को अच्छे से समझना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम बात करेंगे हम नंबर्स की। नंबर का जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, दो तरह के नंबर्स हमारे पास होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयोटा एक आप समझने के लिए समझ सकते हैं। आगे देखते हैं रियल नंबर, इसी के बारे में हमें बात करनी है और इसी को हमें इन डेप्थ पढ़ना है। देखिए, रियल नंबर हमारे पास जो भी नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये जो रियल नंबर होते हैं, आप सभी ने भी देखे हुए होंगे कि आप या तो नंबर को डेसिमल फॉर्म में देखते हैं या फिर इंटीजर की फॉर्म में देखते हैं। देखिए, या तो आपकी डेसिमल वैल्यू होगी कोई, ठीक है, या आपका 1 होगा, -2 होगा, 0 होगा। तो इस तरह से कि या तो डेसिमल वैल्यू होगी या फिर इंटीजर्स होगी। तो रियल वैल्यू का जो कैटेगराइजेशन है वो कितने पार्ट्स में हुआ? दो पार्ट्स में, एक डेसिमल और एक इंटीजर। अगर डेसिमल को देखें तो डेसिमल आगे जाके दो भागों में बढ़ जाते हैं और इंटीजर आपके तीन भागों में। आइए डेसिमल नंबर को समझते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर में आपके रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं और इन्हीं को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, जिन नंबरों को हम टर्मिनेट कर सकते हैं या जिनमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा होता है बार बार, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से कोई नंबर है, तो यहाँ आप देखेंगे क्या हो रहा है, आपका 3 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। हम इसको इस तरह से भी टर्मिनेट करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि बार का मतलब ही क्या होता है, अगर किसी डिजिट के ऊपर या किन्हीं डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब वो चीज वो उसी पैटर्न में बार बार चीज क्या हो रही है, दोहराई जा रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए समझ आया कि टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं या रिपीटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें बार बार वही नंबर्स आपके उसी पैटर्न पे रिपीट हो रहे होते हैं। 1 2 1 1 2 1। अब देखिए यहाँ क्या है, ये आपका रिपीट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको बार लगा के क्या कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म इसका लिख सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं 0.734734 या फिर कुछ और भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए 8 भी है, यहाँ 8। तो इस तरह से जब ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा आपका, तो वो आपके नंबर्स कौन से होंगे? रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर्स हम जिन्हें बोलेंगे। और आपके जो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर्स आप अपने नोट्स बेटा बनाते चलिएगा, क्योंकि आप अगर इसको इस चार्ट की तरह बना लेंगे तो आपको हमेशा समझने में आसानी होगी। एक छोटा सा रिवीजन ही आपको हमेशा ये चीज रिमाइंड करा देगा कि क्या नंबर किस में किस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। तो रेशनल नंबर होते हैं आपके जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q यहाँ इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर मान लीजिए 1/8, जो भी नंबर आपका p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आपको लगेगा कि यहाँ तो हमने ये भी लिख रखा था, ठीक है, तो ये कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में? हम जब आगे चल के बार को खोलना सीखेंगे ना, तो हम उसके अंदर जानेंगे कि इसकी जो पी बाई क्यू की फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है, और कैसे हम वो निकालते हैं। तो इनको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, आगे चल के ये पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको नंबर्स को समझना है, तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे उतना ही समझेंगे, वरना तो आपके दिमाग में सारी चीजें मैशअप हो जाएंगी। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक। देखिए, डेसिमल नंबर आपके दो तरह के होंगे, एक रिपीटिंग होंगे, एक नॉन रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग को ही हम टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और यही नंबर आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। वहीं पे बात की जाए नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ आपने समझा रेशनल। इरेशनल फिर कौन से होंगे? जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को हम पी बाय क्यू की फॉर्म नहीं दे सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, 0 पॉइंट, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ 0 ही होगा। 9.1345438, तो यहाँ कोई भी नंबर आ रहा होगा रेंडमली।
लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होगा, ऐसे नहीं हो रहा होगा कि 1345 है तो यहाँ पे भी 1345 आगे आ रहा हो। ठीक है, जब रिपीट नहीं होगा, रैंडमली कोई भी डिजिट्स आए जाएंगी और ये कहीं भी आगे जाके टर्मिनेट आपका नहीं होता है, ये इसी प्रकार से खुद को ऐसे रिपीट करती रहेंगी, लेकिन उसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा कि हाँ इस तरह से रिपीट कर रही है। जैसे यहाँ पे ये था कि मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया था, तो यहाँ ये था कि यही वैल्यू बार बार रिपीट कर रही थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यही होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स भी जानते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि √2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू आपकी होती है, या फिर पाई की जो वैल्यू होती है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो भी आपकी कैसी होती है, इर्रेशनल वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए 22/7 है ना, वो तो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, तो 22/7 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग करके, वो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी या फिर रिपीट नहीं करेगी किसी पैटर्न को, चलती चली जाएगी। तो ये जो आपका पाई होता है वो कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर आपका होता है। इसी प्रकार आपका √2 की वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई, ये सारे आपके कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इर्रेशनल नंबर्स होंगे। आई होप अब आपको रेशनल, इर्रेशनल या फिर डेसिमल के जो टाइप्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए जो इंटीजर्स हमारे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं। एक तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, और बाकी आपके, क्योंकि देखिए ये जो नंबर्स होते हैं इंटीजर, इनमें कौन से नंबर आएंगे, आप जब इसका कैटेगराइजेशन देखेंगे, एक तो नेगेटिव नंबर होंगे, -1, -2, -3। ठीक है, एक जीरो हो गया, क्योंकि जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यहाँ पे 1, 2, 3। अब हम हर इस नंबर को क्या कर सकते हैं, हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, -1/1 क्या हुआ, -1 ही तो होगा, तो लिख सकते हैं ना इस प्रकार से भी। तो जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बस ये है कि q = 0 हम नहीं लिख सकते, तो वो हमारे कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। इसलिए इंटीजर्स भी रेशनल होंगे, और हमारे जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी कैसे होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो आपको यहां तक ये भी समझ आ गया होगा कि इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अब बात करते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी, उनको भी 3 प्रकार में बांटा गया है। एक आपका हो गया प्राइम नंबर, एक 1 हो गया, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इस तरह से भी कभी कभार डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बताइए 1 आपका जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर प्राइम, बोथ प्राइम और कंपोजिट, इस तरह से। तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और फिर होते हैं आपके कंपोजिट। अब प्राइम कौन से होते हैं और कंपोजिट कौन से होते हैं, देखिए प्राइम नंबर्स बच्चों आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, कैसे, एक तो वो खुद नंबर होता है और एक 1 होता है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 3, अब 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ लिखा 23, तो 23 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 23 से ही डिवाइड होगा। तो जहां सिर्फ 2 ही फैक्टर हों एक नंबर के, और वो भी खुद एक तो नंबर होगा और एक 1 होगा, तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। वहीं पे बात की जाए कंपोजिट की, तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे हमारे कंपोजिट नंबर, जब फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। मान लीजिए 21 है, तो देखिए 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है और 21 से भी। तो यहाँ क्या है, जो इसके फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपका कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में। अब प्राइम नंबर को आगे देखिए, प्राइम नंबर में भी 3 तरह की टर्म्स यूज होती हैं, को प्राइम, ट्विन प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे को प्राइम की। तो कोई भी सेट ऑफ 2 नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, कोई भी सेट प्राइम नंबर्स का, जैसे कि 7 और 11 ले लिया। ठीक है, 2 नहीं, 3 और 5 ले लिया, 17, 23 ले लिया, 3 और 23 ले लिया। कोई भी 2 नंबर जो प्राइम होंगे
उनको हम कैसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, दो नंबर जो कि प्राइम होंगे आपके, उनका जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो फिर ट्विन प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम भी सेम ही कंसेप्ट है, बस यहाँ जो नंबर होंगे ना उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। कैसे, यहाँ 5 और 7 हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। 17 और 19 हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। 11 और 13 हो सकते हैं। तो ये आपके ट्विन प्राइम होंगे। अगर इसके साथ में मैं 17 को लिख दूं तो ये को प्राइम होगा, लेकिन ट्विन प्राइम ये आपका नहीं होगा। आई होप समझ आया होगा, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो 4 है, जबकि ट्विन प्राइम के लिए गैप 2 होना चाहिए। मतलब डिफरेंस जो है दोनों नंबर्स के बीच में वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर, कोई भी दो नंबर, सेट ऑफ टू नंबर, ठीक है, लेकिन यहां मैंने टू प्राइम नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, सेट ऑफ टू नंबर्स, लेकिन एचसीएफ मैक्सिमम जो होगा ना कॉमन, वो 1 होगा। किस तरह से, एग्जांपल देखेंगे तो समझ पाएंगे। मान लीजिए मैंने लिखा 3 और 25, ठीक है, ये एक सेट बना लिया दो नंबर का। अब यहां देखिए ये तो प्राइम है, लेकिन क्या ये नंबर आपका प्राइम है, नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी होगा डिवाइड, 5 से भी होगा और 25 से भी होगा। लेकिन अगर मैं इनके फैक्टर्स देखूं, इसका 1 और 3 होंगे, इनके फैक्टर में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है ना। तो ऐसे नंबर, दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वेदर वो कंपोजिट है या प्राइम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आपस में बोला जाता है कि वो रिलेटिवली प्राइम है, कि उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ 1 ही ऐसा है जो कि कॉमन है, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चार्ट है नंबर्स का, ये अच्छे से समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट मोड पे देख सकते हैं, बाकी कमेंट कर सकते हैं। आइए अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं। ये चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा और जो एग्जांपल्स आपको समझाए हैं और जो डेफिनेशंस बताई हैं वो साथ के साथ छोटा छोटा लिख लीजिएगा, आपको हमेशा रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब देखिए कुछ चीजें जैसे कि आपको पता होना चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर। सब देखिए कुछ बच्चों को ये चीजें शायद आती होंगी, लेकिन हम इस पर्सपेक्टिव से क्लास दे रहे हैं जैसे कि कोई बिगनर भी अगर देख रहा हो तो उसको भी सारी चीजें बेसिक से समझ आए। सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, और उसी के साथ में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो होल नंबर का सेट होता है ये आपके इसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में भी आपका जीरो आपको अलग से लिखवाया गया था ना, जीरो के जीरो ना तो क्योंकि आपका पॉजिटिव में होता है ना ही नेगेटिव में। 1 2 3 4 2 प्लस इंफिनिटी तक आपके जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे आपके कौन से होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर उनको बोला जाता है। वहीं बात की जाए नेचुरल नंबर की, तो इसमें से सिर्फ जीरो हटा दीजिए, बाकी ये पूरा सेट आपका क्या होता है, अगर होल नंबर में से जीरो हटा दिया जाए तो ये पूरा सेट आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का होता है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं आपके वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक और टर्म आप देखेंगे कई जगह, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, तो देखिए परफेक्ट नंबर आपका क्या होता है, एक नंबर ऐसा जिसका जो फैक्टर्स है ना उनका सम क्या होगा, अगर खुद को हटा दिया जाए तो उनका सम उस नंबर के बराबर ही होता है। कैसे, जब एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए 6, इसके फैक्टर्स देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। तो सेल्फ जो है वो उसको तो हटा दीजिए, बाकी को ऐड करके देखिए, 3 2 5 1 6, अगर नंबर के बराबर ही आता है तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, परफेक्ट नंबर आपका कहा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ 9 होता, 9 के फैक्टर्स 1 3 और 9, 9 को तो हटा दीजिए, 3 और 1 कितना है 4, क्या ये 9 बैठ रहा है इनका सम, नहीं, तो ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। उसी तरह कोई और एग्जांपल्स लेके भी आप देख सकते हैं। सपोज मैंने लिया 28, 28 के फैक्टर्स करिए, 1 होगा पहला तो, ठीक है, एक 28 ही होगा जो हमको लेना नहीं है। बाकी ये 2 से होगा 14 टाइम्स, तो एक 2 और 14 हो गए। फिर ये आपका 4 से होता है 7 टाइम्स,
तो ये हो गई। बाकी कोई फैक्टर बनता है 28 का? ठीक है, तो यही इसके फैक्टर होते हैं, इसको हटा दिया। आप इनको प्लस कीजिए, ठीक है। 2 और 1 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 14 आपके क्या हो गए 28। ठीक है, तो अगर सम खुद को हटा के फैक्टर्स में से बाकी के फैक्टर्स का जो सम है वो 28 ही आ रहा है, अगर नंबर के बराबर ही आ रहा है तो वो नंबर कैसा होगा, परफेक्ट होगा। तो 6 की तरह ये भी एक एग्जांपल है किसका, आपका परफेक्ट नंबर का। उसी तरह 21 करके देख लीजिए, आप खुद से भी करके देख सकते हैं ये। ठीक है, 1 होता है, 3 होगा, 7 होगा और 21 को तो हटा दीजिए। 7 3 10 1 11, क्या ये 21 के बराबर है? नहीं, तो 21 आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट नंबर की आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ए नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल्स टू द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अ नंबर, ठीक है, अ नंबर द सम ऑफ whose factors, यहां लिख लीजिएगा एक्सेप्ट द नंबर itself, ठीक है, इज इक्वल्स टू द नंबर, इक्वल्स टू द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। आई होप यहां तक आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं उन्हीं के बेस पे कुछ फैक्ट्स जो कि आपको यूं ही याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करते करते हो जाते हैं। आप वैसे सोच समझ कर भी उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो नोट्स बना लीजिएगा और वही नंबर चार्ट के बाद, और ये जो 3 आपको सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर और परफेक्ट नंबर कराया, उसके बाद में लिख लीजिएगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, पहला तो ये है, जब हमने नेचुरल नंबर्स और अभी होल नंबर्स को पढ़ा तो हमने ये जाना कि अगर 0 को होल नंबर में से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो सेट होता है वो किसका होता है, नेचुरल का। तो जितने भी, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपके ये हैं इन्फिनिटी तक, होल नंबर क्या है आपके 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, तो ये सारे तो हैं। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो कैसे होंगे, आपके होल नंबर होंगे। लेकिन वहीं अगर स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया जाए तो ऑल होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 उसमें एक ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर आपका नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आप ये लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं वैसे ही कि जो होल नंबर्स होंगे वो आपके नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका इज 2। अब देखिए 2 क्यों, 1 क्योंकि प्राइम नंबर होता नहीं है, आपने ध्यान भी दिया होगा कि 1 को मैंने अलग से लिखवाया था, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ये इसका एक ही फैक्टर होता है 1, लेकिन प्राइम के लिए तो हमें 2 फैक्टर चाहिए ना, और अगर हम 2 की बात करें तो 1 और 2 इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये उस कंडीशन को फॉलो करता है। इसलिए 1 तो जो है वो आपका ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है आपका 2। द थर्ड पॉइंट इज कि जो 2 है ना वो अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है, ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम, द ओनली इवन नंबर, या फिर हम कह सकते हैं द ओनली इवन प्राइम नंबर, सीधा ही लिख लीजिए, उतना मोड़ने की जरूरत नहीं है, इज 2। क्योंकि 2 के बाद से जितने भी आपके नंबर्स आएंगे इवन जो होंगे, इवन मतलब आप सभी जानते होंगे इवन और ऑड, तो जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं वो आपके इवन और जो 2 से नहीं होते हैं वो ऑड। मान लीजिए 2 के बाद 4 आ गया तो हर किसी इवन नंबर में एक फैक्टर 2 ऐड हो ही जाएगा, तो एक तो 1 रहेगा, एक वो नंबर इटसेल्फ रहेगा
और एक 2 सब में ऐड हो रहा है, तो 2 से तो ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इट मींस वो प्राइम नंबर हो नहीं सकते। तो ओनली 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और इवन होने के साथ साथ ही आपका प्राइम है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात करें तो पहला ऑड नंबर कौन सा होगा जो कि प्राइम है? अब 1 तो है नहीं, तो वो कौन सा होगा? आपका 3 होगा। तो द फर्स्ट ऑड नंबर दैट इज प्राइम इज 3। ठीक है, जो पहला ऑड नंबर होगा जो कि प्राइम होगा वो क्या होगा? आपका 3 होगा। वहीं अगर बात की जाए कंपोजिट नंबर की, तो देखिए 1 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 4 होगा जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होगा। अब ये बहुत छोटी टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम इनको ध्यान ना दें या एक बार भी अगर हमने ये कहीं पढ़ी नहीं होती है, समझी नहीं होती है, तो हम इनका भी इवन आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमको उतना पता नहीं होती है और उतना डेप्थ में हम सोच नहीं पाते हैं। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? आपका लीस्ट 4 होगा। क्या होगा? आपका 4 होगा। और उसी के साथ में अगर जैसे हमने यहां देखा कि इवन भी है, प्राइम भी है, उसी तरह से जो फर्स्ट ऑड नंबर होगा आपका, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, वो आपको 9 मिलेगा। किस तरह? देखिए 1 2 3 4 तक हम देख चुके हैं। 5 आपका कैसा है? प्राइम है, तो ये कैसा नहीं है? आपका कंपोजिट नहीं है। फिर बात करें 7 की, प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। तो 7 के बाद 9 ही तो ऑड ऐसा नंबर है जो कि आपका कंपोजिट भी है और ऑड भी है, क्योंकि 3 भी इसका फैक्टर होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल साथ के साथ ही बताती हुई भी चल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर की संख्या होती है ना, वो आपकी 15 है। कितनी है? 15। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 15 है। और वहीं आपका अगर 51 to 100 की बात की जाए तो ये आपका 10 है। तो अगर टोटल की बात की जाए 1 to 100 तो ये आपका 25 नंबर है। अब ये आपसे सीधा काउंटिंग भी कहीं पूछी जा सकती है, अगर कोई बहुत नॉर्मल एवरेज लेवल का सवाल देना होता है, या फिर ये आपको कभी हेल्प भी कर सकता है अगर आपको कुछ प्राइम नंबर्स के साथ में खेलना हो और आपको ये नहीं पता चल रहा हो कि कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप 100 तक तो वैसे भी पता लगा सकते हैं कि टोटल 25 ही नंबर होते हैं। तो कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको भी दूर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो आपका डिविजिबिलिटी पे रहेगा। डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स जितने भी हैं सभी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाए जाएंगे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियोस काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और अगर मैथ्स आपको अब तक नहीं समझ आता था या बहुत कठिन लगता था, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, तो उसके बाद आपको कुछ भी कठिन लगा होगा। फिर भी कोई डाउट्स किसी के हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।